चलिए, स्वागत है आप सबका यूएमआई स्टडी ग्रुप में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अक्सर स्टूडेंट इन आसान सवालों को गलत करके आ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे क्वेश्चन मैंने एनटीपीसी से सिलेक्ट किए हैं क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम नज़दीक है। इन प्रश्नों को पढ़िए और जवाब देने का वीडियो पॉज कीजिए और खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सके। यह रहा पहला प्रश्न। गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन ऑप्शन में आता है लाल, गहरा लाल। तो स्टूडेंट वो ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीला। जी हाँ, जो नीला भाग है वो सर्वाधिक गर्म होता है, ना कि लाल। तो ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश उत्सर्जन डायोड, जी हाँ, एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न। क्या छोड़ता है? यहाँ पर खाली स्थान है। ये पहला प्रश्न आप पढ़ पाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, एक्सरे, रेडियो तरंगे या फिर दृश्य प्रकाश। तो यहाँ पर सही आंसर अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल यानी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जवाब को देखिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेलीफोन से बातचीत। जी हाँ बिल्कुल, जो टेलीफोन से एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो पूर्ण द्वैध संचार चैनल यानी जो दो चैनल है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये इसका उदाहरण है। तो इसे आप इस प्रकार से कनेक्ट करके ध्यान रखिए। आपको फिजिक्स को आप रटने का प्रयास मत कीजिए, अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न सोल्व करने का प्रयास कीजिए। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा बनाया गया था। मैं उम्मीद करूँगा आपने आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर अगर आपने आंसर दिया है हेनरी फोर्ड तो बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पर सही आंसर है बी, कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने जो पेट्रोल से चलने वाला इंजन था उसका आविष्कार किया था। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आधुनिक वाहनों के प्रयुक्त एयरबैग का निर्माण वर्ष 1973 में किसके द्वारा किया गया था? अब इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जनरल मोटर्स। जी हाँ, जनरल मोटर्स ने एयरबैग। अच्छा, ये एयरबैग आप सोचेंगे होता क्या है? देखो ये सीट में होता है, सीट में जब बैठते हैं तो यह होता है हैंडल में, ताकि जब भी कोई अचानक दुर्घटना हो जाए वो खुल जाता है और जो सिर है वो हैंडल से नहीं टकराता है। इस वजह से जो जान है वो बच जाती है। तो इसका ऐसा प्रयोग किया जाता है अक्सर। आई होप आप जानते होंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए। वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार आ जाती है, उसे निम्नलिखित क्या करना चाहिए? देखो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से जवाब दीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है, कंसेप्ट को समझिए। देखो, तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए, सामने से दीवार है, क्या तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, तेज़ी से ब्रेक लगानी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सी और डी दोनों एक साथ करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर अगर आपने जवाब दिया है सी, ब्रेक लगाने चाहिए, तो बिल्कुल गलत जवाब है। सही आंसर है यहाँ पर डी, सी और डी दोनों। जी हाँ, तेज़ी से मोड़ना चाहिए और ब्रेक भी लगा देने चाहिए। इससे क्या है, दुर्घटना कम से कम होगी। इसको आप दिमाग में विजुलाइज कीजिए कि कैसी होगी दुर्घटना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शून्य उत्सर्जक वाहन, शून्य उत्सर्जक जीरो एमिशन व्हीकल का मतलब क्या है? जी हाँ, जीरो एमिशन व्हीकल। तो मैं उम्मीद करूँगा आपने आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वह जो शक्ति को स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक
उत्सर्जित नहीं करता है। जी हाँ, जो उत्सर्ज ऑफ कोर्स जो प्रदूषण नहीं करता है वो है शून्य उत्सर्जक वाहन। आसानी से समझ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? मैं उम्मीद करूंगा आपने आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर सही आंसर है सी, घर्षण। जी हाँ, अगर आपने गुरुत्वाकर्षण आंसर दिया था, बिल्कुल गलत है। देखो यार, घर्षण जो बल है वो दो सतहों के बीच लगता है और एक दूसरे की गति का विरोध करता है। इसी वजह से जो कार है ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः किसमें प्रयोग किया जाता है? जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम के बारे में आप जानते हो, ऐसे ऐसे ये दोलन करता है। अब ये किस में प्रयोग होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये होता है कलाई में पहनने वाली घड़ी में। पहले के ज़माने की घड़ियों में प्रयोग होता है। जो पहले के ज़माने की घड़ियाँ आती होगी, आपने देखा होगा, उसमें चाबी भरी जाती थी। उसमें बहुत सारी चाबी भर देती थी, उसके बाद उनमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी और उस वजह से इनका प्रयोग किया जाता था। तो बिल्कुल कलाई में पहनने वाली घड़ियों में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रशीतन प्रणाली संबंधी खोज की थी। अब प्रशीतन यानी इसका मतलब, प्रशीतन का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन। तो इसकी खोज कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1924, ऑप्शन नंबर ए। 1924 में रेफ्रिजरेशन की तकनीक का आविष्कार हो चुका था। चलिए अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? वीडियो को पॉज करके आपने जवाब सोच लिया होगा। सही आंसर है यहाँ पर डी, वाष्पीकरण, इवोपरेशन। अच्छा, आप सोचेंगे यार ये ऑप्शन क्यों है? देखो यार, रेफ्रिजरेटर में गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये वाष्पीकृत होकर पूरे रेफ्रिजरेटर में फैलती है। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये बहुत ही ठंडी गैस है, इस वजह से सभी को ठंडा कर देती है। इस वजह से इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखिए। DVD का फुल फॉर्म है, यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन है। अगला ऑप्शन इस पेज पर है, देखिए। DVD का पूरा नाम क्या है? अब अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि DVD का फुल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है, लेकिन आपको अंग्रेजी में तो पता है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। तो इसे ध्यान रखना, हिंदी में भी, इंग्लिश में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? जी हाँ, अब इसका जवाब आपने सोच लिया होगा कि किस संचार चैनल का उदाहरण है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है सी, होप डुप्लेक्स। जी हाँ, होप डुप्लेक्स इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई? ऑडियो हेडफोन आप जानते हो, कान में पहनने वाले हेडफोन। तो ये सबसे पहले बनाए गए थे 1910 में नथानियल बाल्डविन के द्वारा। तो इसे डायरेक्ट याद रखना है, नथानियल बाल्डविन। चलिए अगला प्रश्न है, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है। स्पीडोमीटर पर, दिशा में बदलाव, गति में बदलाव, या गति वर्धन में बदलाव? मैं उम्मीद करूंगा आपने आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर सही आंसर है वो है ए, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर गति को बताता है, ना कि किसी भी प्रकार से गति उस पर निर्भर करती है। तो इसे ध्यान रखना है आपको। स्पीडोमीटर में मान लीजिए जो गति है वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन दिशा में बदलाव होगा, गति में बदलाव होगा और गतिवर्धन में बदलाव होगा। तो ऑफकोर्स गति उस पर डिपेंड करती है, ना कि स्पीडोमीटर पर। चलिए आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न देखिए। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आप सापेक्षता का सिद्धांत है 1905 में आइंस्टीन ने रखा था। जी हाँ, 1905 में सापेक्षता के सिद्धांत को आइंस्टीन ने सिद्ध किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बल का एसआई मात्रक, तो ऑफकोर्स बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। जी हाँ,
चलिए आगे प्रश्न किया तो सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इन्हें ध्यान रखना। वैद्युत आवेश का ऐसा है मात्रक, ऑफकोर्स वैद्युत आवेश का ऐसा है मात्रक है कूलाम। कूलाम, जी हाँ बिल्कुल। चलिए आगे प्रश्न है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास मतलब द्रव्यमान। अब अच्छा, द्रव्यमान प्रति वॉल्यूम यानी आयतन, तो ये किसका फॉर्मूला है? द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये है घनत्व का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, घनत्व। चलिए आगे प्रश्न है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस यहाँ पर अंग्रेजी में पूछा गया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक वो है ओम। सही आंसर हो जाएगा सी। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही क्रम से सुमेलित है? ऑफ कोर्स क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए, खुद से प्रश्न आंसर देने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर सही आंसर है वो है बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। जी हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक है वो कैंडेला होता है, ना कि टेस्ला। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, प्रेशर पास्कल होता है, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन इसका सीमेंस मात्रक होता है। तो आगे प्रश्न देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? अंग्रेजी में पूछा गया है, तो ऑफ कोर्स जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा कनेक्ट करके थोड़ा ध्यान रखना। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ऑफ कोर्स गति जो है वो सदिश राशि है, बल का गुरुत्व सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, और ऑफ कोर्स जो विद्युत प्रवाह है वो एक अदिश राशि है, तो इसे ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वजन वेक्टर राशि नहीं है, तापमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है। सही आंसर है सी, वेग। वेग एक सदिश राशि है। दबाव को किस में मापा जाता है? मतलब अच्छा, दबाव की परिभाषा आपको पता है? वो है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बिल्कुल, बल और क्षेत्रफल में मापा जाता है दाब। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सी, बल एवं क्षेत्रफल। आगे प्रश्न देखिए, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? ऑफकोर्स गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर लगेगा तो वो हो जाएगा उसका वजन यानी भार। वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हाँ जी हाँ बिल्कुल, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, उसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और बिल्कुल न्यूटन ने ये नियम प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के केपलरों के नियम में से एक नियम नहीं है? जी हाँ, केपलर के 3 नियम थे, वो आपने पढ़े होंगे। केपलर, तो इन ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद खुद से जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पर सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी हाँ, जो ऑर्बिट होता है वो अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, उछाल यानी जिसे बायोयांसी बोलते हैं, सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? जी हाँ बिल्कुल, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, कोई वस्तु कब तैरती है और कब कोई वस्तु कब डूब जाती है, इसके ऊपर आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। ऑफ कोर्स इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हवा की मात्रा एवं दबाव के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए कंसेप्ट को समझिए। फाउंटेन पेन बिल्कुल दबाव पर आधारित है, बाइसिकल पंप में बिल्कुल हवा और दबाव दोनों है, और हैंड पंप में भी है। सही आंसर है यहाँ पर पुली। चलिए आगे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है? सही आंसर है यहाँ पर सी, गति का तीसरा नियम। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? ऑफ कोर्स आर्किमिडीज ने दिया था। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ऑफ कोर्स यहाँ पर जो बल है वो कार्य करता है गुरुत्वीय। अगला प्रश्न देखिए, एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरीके से, जी हाँ, जो पुरानी घड़ी आती, मैंने आपको पहले भी शायद प्रश्न आया था इस प्रकार का, उसमें चाबी भरी जाती थी और उसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी। तो यहाँ पर सही आंसर है मैकेनिकल,
यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, इसे भी ध्यान रखना है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है वो है टोकोमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न है। थोड़ा जुकाम है तो मैनेज कीजिए यार दोस्तों, ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, डोंट वरी। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन का क्या असर पड़ता है? ऑफ कोर्स जो चलती लिफ्ट है, अगर वीडियो को पॉज कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने जवाब दिया है बार बढ़ जाएगा तो बिल्कुल गलत जवाब है। सही आंसर है यहाँ पर बार नहीं बदलेगा। जी हाँ, लिफ्ट से आपका वजन तो वही रहेगा, आपका वजन थोड़ी चेंज होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है तो लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है। तो ऑफ कोर्स ये जो कंडीशन है वो अलग है। यहाँ पर जो है वजन बढ़ेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है और जो कार्य है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वजन बढ़ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुँचती है तो क्या होता है? देखो यार, ऑफ कोर्स जब ऊपर जाएगी तो उसका वेग ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा, और वेग जीरो मतलब त्वरण भी जीरो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो सही आंसर है वो है प्रक्षेपिकी। जी हाँ, प्रक्षेपण किया जाता है प्रोजेक्टाइल को तेज करने के लिए, यानी इंस्पेक्ट करने के लिए, और ये फिजिक्स की भाषा है, इसे बोलते हैं प्रक्षेपिकी। तो यहाँ पर अंत है इस वीडियो का दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद।